Friends, in this topic, in this class, we are going to start a new topic. This topic is first topic that we are going to discuss in this class is about components of deeds. इसमें हम देखेंगे एक डीड जो है हम जब बनाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स जो हैं वो उसमें होते हैं। ठीक है, तो कोई भी डीड जो होती है बेसिकली उसके अंदर जो है तीन पार्ट्स होते हैं उस डीड के अंदर। पहला पार्ट जो डीड के अंदर होता है वो होता है नॉन ऑपरेटिव पार्ट। दूसरा जो पार्ट होता है दैट इज ऑपरेटिव पार्ट एंड द थर्ड पार्ट इज फॉर्मल पार्ट। तो कोई भी डीड, कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर होता है तो उसके तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है नॉन ऑपरेटिव पार्ट, दूसरा पार्ट होता है उसका ऑपरेटिव पार्ट एंड थर्ड पार्ट होता है उसका फॉर्मल पार्ट। ठीक है, तो इसको हम आगे देखें। आप यहां पे देख सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डीड्स में क्या बोल रहा है ये। As explained what is a deed, it is now appropriate to know more about drafting of deed as a document. Out of various types of deeds, deeds of transfer of property is the most common one. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जो डीड है दैट इज द मोस्ट कॉमन वन। डीड्स ऑफ ट्रांसफर इंक्लूड डीड ऑफ सेल, डीड ऑफ मॉर्गेज, डीड ऑफ लीज, डीड ऑफ गिफ्ट्स एक्सेट्रा। डीड ऑफ ट्रांसफर के अंदर ये सारी डीड्स जो हैं ये आपकी आ जाती हैं। These deeds effect ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट। प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है या इंटरेस्ट का ट्रांसफर इसके अंदर होता है। फिर ये बोल रहा है कि डीड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पैराग्राफ्स। अंडर ईच पार्ट रेलिवेंट एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज पुट इन पैराग्राफ इन सिंपल एंड इन इंटेलिजिबल लैंग्वेज एज एक्सप्लेन्ड इन अर्लियर चैप्टर। ठीक है, सिंपल और इंटेलिजिबल लैंग्वेज को यूज करते हुए हम पैराग्राफ्स बनाते हैं डीड के अंदर। द डीड इज डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स so it will be easy to understand. If a particular part is not applicable in a particular case, that part is omitted from the document. अब हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे डीड्स के, उसमें से हो सकता है कोई कंपोनेंट उस डीड के अंदर ना आए। तो जरूरी नहीं है कि हर एक डीड में वो सारे के सारे कंपोनेंट्स ही हो, पर मोस्टली जो हैं ये कंपोनेंट्स जो हम आगे देखेंगे वो डीड्स में पाए जाते हैं। तो यहां हम देखें, स्टार्ट करें हम क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं डीड के। सबसे पहला जो है हमारा दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द डीड टाइटल। मतलब डीड का जो टाइटल है कि डीड किसके लिए हम बना रहे हैं, सबसे ऊपर जो है हम डीड का टाइटल लिखते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है सेकंड जो पार्ट है डीड का वो है हमारा प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ डीड। डीड का क्या प्लेस है, कहां पर हमने डीड एग्जीक्यूट करी है और किस दिन किस तारीख को हमने डीड एग्जीक्यूट करी है। तीसरा जो पार्ट है हमारा डीड का है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज। पार्टीज का डिस्क्रिप्शन जो है इसमें आएगा। इसके बाद अगला है हमारा रिसाइटल्स। अभी ये हर एक पॉइंट को हम डिटेल में देखेंगे। रिसाइटल्स, टेस्टेटम, कंसिडरेशन, रिसिप्ट क्लॉज, ऑपरेटिव क्लॉज, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, पार्सल क्लॉज, एक्सेप्शन एंड रिजर्वेशन, प्रीमाइसेस एंड हेबेंडम, कॉवेनेंट्स एंड अंडरटेकिंग्स, टेस्टिमोनियम क्लॉज, सिग्नेचर एंड अटेस्टेशन, एंडोर्समेंट एंड सप्लीमेंटल डीड्स, एनेक्सर्स और शेड्यूल्स। तो ये जो हैं टोटल हमारे एक डीड के अंदर जो हैं ये पार्ट्स जो हैं पाए जाते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप एक बार इन सारे जितने भी पार्ट्स दे रखे हैं उसको एक बार आप बस एक जस्ट रीड कर लें, ताकि उसके बाद मैं आपको जब समझाऊं तो ये आपको प्रॉपर्ली अच्छे से समझ आएंगे। तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पॉज करें और इन सारे जितने भी पार्ट्स हैं उनकी एक बार रीडिंग कर लें। 10 मिनट्स लगेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा, एक बार तेज़ी से इसकी रीडिंग कर लें। उसके बाद जो है हम इस आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सब ने ये पढ़ लिया होगा वीडियो को पॉज करके। तो अब हम एक एक पार्ट को उठाते हैं और देखते हैं कि एक डीड के अंदर क्या क्या बेसिकली पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जैसे हमने देखा था
सबसे पहला पार्ट जो है किसी भी डीड का वो होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द डीड टाइटल, कि डीड का क्या टाइटल है, क्या नेम है। ठीक है, तो यूजुअली इट इज नॉट नेसेसरी बट यूजुअली किसी भी डीड का जो बिगनिंग होती है दैट इज वी स्टार्ट डीड बाय गिविंग इट अ नेम। हम डीड को एक नेम देते हैं, जो भी हम नेम देते हैं द नेम शुड बी इंडिकेटिव ऑफ द ट्रू कंटेंट्स ऑफ द डीड। वो जो नेम है वो डीड के जितने भी ट्रू कंटेंट्स हैं उसके बारे में जो है हमें बताता है, उसको एम्फेसाइज करता है, उसको इंडिकेट करता है। जैसे कि सपोज कीजिए सेल डीड या लीज डीड या पार्टनरशिप डीड, तो उस नाम को पढ़ के जो है हम समझ जाते हैं कि ये डीड किस बारे में है। मॉड्यूल में देखें आप क्या बोल रहा है ये, the deed should contain the correct title such as this deed of sale, this deed of mortgage lease, this deed of conveyance, this deed of exchange, this deed of gifts etc। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कैपिटल लेटर्स में बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट जो है लिखा जाता है। ये थोड़ा सा पेज यहाँ कट रहा है, आप अपने मॉड्यूल में देख सकते हैं। तो ये बोल रहा है वेयर इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट द कंप्लीट where it is difficult to locate the complete transaction out of number of transactions covered under the deed। ठीक है, तो एक डीड के अंदर काफी सारे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, तो हम जो है कभी कभी हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि पूरा का पूरा जितने भी ट्रांजेक्शन है, काफी सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उन सबको जो है हम एक साथ जो है इंडिकेट नहीं कर सकते। तो ये बोल रहा है वेयर इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट द कंप्लीट ट्रांजैक्शन आउट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कवर्ड अंडर द डीड, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू गिव सिंगल नेम टू द डीड लाइक डीड ऑफ गिफ्ट, एंड एज सच इट वुड बी बेटर टू डिस्क्राइब द डीड एज द डीड रिटन इन कैपिटल लेटर्स लाइक दिस डीड। कहने का मतलब ये है कि डीड ऑफ गिफ्ट लिखने की जगह आप ऐसा लिख दो दिस डीड ऑफ गिफ्ट, उससे वो जो बेटर इंडिकेट हो सकता है कि इसमें काफी सारी चीजें जो हैं वो बोली गई हैं। हर एक चीज को जो हम एक साथ इंडिकेट नहीं कर सकते, तो आप डीड ऑफ कन्वेंस की जगह दिस डीड ऑफ कन्वेंस जो है वो उसमें उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ही बोल रहा है दिस पार्ट हिंट्स द नेचर ऑफ द डीड एंड गिव्स अ सिग्नल टू द रीडर अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द डीड। ये वाला जो पार्ट है ना, इससे जो है आपको जो रीडर है उसको एक अंदाजा लग जाता है कि इस डीड के क्या क्या कंटेंट्स होंगे। एक डीड जो है हम देखते हैं मॉड्यूल में दे रखी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की डीड है, पेज नंबर है आपका 34 पेज नंबर मॉड्यूल का, स्पेसिमेन एग्रीमेंट ऑफ सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो एग्रीमेंट ऑफ सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, डीड जो है उसका टाइटल ऊपर आ गया। डीड क्या है, ये सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी की डीड है, एग्रीमेंट है या डॉक्यूमेंट जो भी है। ठीक है, तो अब ये देखिए इसकी स्टार्टिंग कैसे हो रही है, दिस एग्रीमेंट ऑफ सेल, ये इसने कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। तो इसने यहाँ पर ये तो लिखा ही है कि डीड ऑफ सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी या एग्रीमेंट ऑफ सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। इसको स्टार्ट करते हुए इसने क्या लिखा है, दिस एग्रीमेंट ऑफ सेल एग्जीक्यूटेड। तो ये जो कैपिटल में इसने लिखा है ना, इससे क्लैरिटी आ जाती है डीड के अंदर क्या कंटेंट्स होंगे, इसके क्या किस बारे में ये डीड होगी। ठीक है, तो ये जो है डीड का जो टाइटल है ये इसका पहला डीड का जो है पार्ट होता है। इसके बाद अगला जो पार्ट है इसका वो है हमारा प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ डीड। प्लेस एंड डेट जो है वो हमें बताता है कि डीड जो है कब हमने किस तारीख को एग्जीक्यूट करी है, कहां पर एग्जीक्यूट करी है, किस सिटी में किस जगह आपने एग्जीक्यूट करी है। ठीक है, तो ये जो है डेट एंड प्लेस जो है ये या तो आप जो है डीड आफ्टर द नेम ऑफ डीड लिख सकते हैं, जहां पर आपने डीड का नाम लिखा ना ऊपर, उसके बाद ये आ सकता है, या फिर ये आखिरी में सिग्नेचर जहां पर आप करते हैं उसके पहले भी ये प्लेस और डेट जो है आपकी आ सकती है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं एक सेकेंड, वो जो हमने डीड देखी है इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला जो एग्रीमेंट है उसमें देखते हैं। देखिए यहां पर ही दे रखा है
दिस एग्रीमेंट ऑफ सेल एग्जीक्यूटेड ऑन द, जो भी डे है, ठीक है, डेट आ जाएगी डे ऑफ ये 2013 बिटवीन, ठीक है, बिटवीन ए बी सन ऑफ दिस रिजाइडिंग एट प्लेस आ गई हेयर आफ्टर कॉल्ड, ठीक है। तो डेट एंड प्लेस जो है वो उसकी आ गई, ये जो है आखिरी में भी आ सकता है डेट एंड प्लेस, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ये तो हमने देख लिया प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डीड। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है हमारा, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो ध्यान रखनी है आपको। अच्छा देखिए, ये बोल रहा है इफ नो डेट इज गिवन ओरल एविडेंस विल ऑलवेज बी एडमिसिबल टू प्रूव द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ओनली इट लीव्स नेसेसरी टू प्रूव इट। अगर जरूरी है तो ओरल उससे भी आप प्रूव कर सकते हैं। हाउएवर इट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू नो द डेट फ्रॉम विच अ पर्टिकुलर डीड ऑपरेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि कोई डीड किस तारीख से ऑपरेशन में आई है। इंडिया के अंदर जो है, इन इंडिया देयर इज ए शॉर्ट पीरियड ऑफ 4 months, 4 महीने का टाइम पीरियड मिलता है, 4 months, ठीक है, 4 months। ये थोड़ा आपको डार्क हो गया, दिख नहीं रहा होगा, तो ये देखें देयर इज ए शॉर्ट पीरियड ऑफ 4 months फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन, ठीक है। डीड जिस दिन से डीड ऑपरेशन में आई है वहां से 4 महीने मिलते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए डीड का। इन इंडिया देयर इज ए शॉर्ट पीरियड ऑफ 4 months फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन विच अ डीड मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन। तो डीड किस डेट पे एंटर की गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कारण से, ठीक है। इसके बाद ही बोल रहा है द डेट इज इंपॉर्टेंट फॉर एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन ऑल्सो। लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है वो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है डेट बन जाती है। इन व्यू ऑफ द एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस ऑफ द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डीड इट शुड बी रिगार्डेड एज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट। फिर क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू अवॉइड मिस्टेक एंड रिस्क ऑफ फॉर्जरी द डेट मस्ट बी रिटन इन वर्ड्स एंड इन फिगर्स। वर्ड्स और फिगर्स दोनों में आप जो है डेट को लिखते हैं ताकि फॉर्जरी की कोई गुंजाइश ना बचे। तो ये बेसिकली था। अब तीसरा पार्ट जो हमारा आता है किसी भी डीड का, वो कंपोनेंट जो है हमारा वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज में जो है हमारा हम बताते हैं कि डीड जो है उसमें कौन कौन सी पार्टीज हैं। नेम एंड पर्टिकुलर्स ऑफ द पार्टीज टू द डीड जो है वो हमारा इसमें बताया जाता है। वो मतलब हमें मतलब ऐसी डिटेल में देना पड़ता है तो जिससे कि जो पार्टीज है ना वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाए, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, द बेसिक रूल इज दैट ऑल द प्रॉपर पार्टीज द डीड इंक्लूडिंग इंटर पार्टीज शुड बी प्रॉपरली डिस्क्राइब्ड इन द डॉक्यूमेंट बिकॉज इंटर पार्टीज आर treated as they take benefit under the same instrument। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब यह है कि जो पार्टीज के बीच में जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, डॉक्यूमेंट जो एग्जीक्यूट हो रहा है, उनके बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके लिए जो डीड हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वो इंटर पार्टीज मतलब बिटवीन द पार्टीज, तो वो दोनों जो है उन दोनों का जो है एक ही इंस्ट्रूमेंट से काम हो रहा है। बोल रहा है द बेसिक रूल इज दैट ऑल द प्रॉपर पार्टीज टू द डीड, जितनी भी पार्टीज हैं उन सबका नाम आ जाना चाहिए, इंक्लूडिंग इंटर पार्टीज शुड बी प्रॉपरली डिस्क्राइब्ड इन डॉक्यूमेंट। दोनों पार्टीज इंटर पार्टीज डिस्क्राइब्ड इन द डॉक्यूमेंट बिकॉज इंटर पार्टीज आर ट्रीटेड एज दे टेक बेनिफिट अंडर द सेम इंस्ट्रूमेंट। एक ही इंस्ट्रूमेंट में दोनों को बेनिफिट मिलता है। While describing the parties, the transferor should be mentioned first। पहले ट्रांसफरर का नाम आएगा, उसमें देखते हैं हम डीड के अंदर ट्रांसफरर। दिस एग्रीमेंट ऑफ सेल, डेट वेट आ गई, रेजिडिंग एट, ये एड्रेस आ गया, ठीक है। वेयर इज द वेंडर इज द सोल एंड एब्सोल्यूट ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो पहले नाम देखें किसका आया,
between AB son of dash 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 residing at here and after call the vendor. vendor मतलब वही हो गया ट्रांसफरर, और वेंडी क्या हो गया, जो परचेज कर रहा है वो। तो पहले ट्रांसफरर का नाम आएगा, उसके बाद जो है ये देखिए while describing the parties, the transferor should be mentioned first and then the transferee. Where there is a पहले ट्रांसफरर फिर ट्रांसफरी, बीच में अगर कोई कंफर्मिंग पार्टी है, तीसरी पार्टी जो कंफर्म कर रही है, where there is a confirming party, the same may be placed next to transferor. कंफर्मिंग पार्टी जो है वो ट्रांसफरर के बाद उसका नाम आएगा, उसके बाद फिर ट्रांसफरी आएगा उस केस के अंदर। फिर ये बोल रहा है फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टी शुड बी गिवन टू प्रिवेंट डिफिकल्टी इन आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में कोई डिफिकल्टी ना हो, इसलिए पार्टीज का फुल डिस्क्रिप्शन आपको देना है, ठीक है, जिससे कोई एम्बिग्यूटी ना रहे। डिस्क्रिप्शन मस्ट बी गिवन इन द फॉलोइंग ऑर्डर। क्या क्या है? सबसे पहले नेम कम्स फर्स्ट, नेम आएगा, देन द सरनेम एंड देयर आफ्टर द एड्रेस, फॉलोड बाय अदर डिस्क्रिप्शन सच एज सन ऑफ, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, ठीक है। It is customary to mention in India caste and occupation of the parties before their residential address. However, presently mention of caste is not, अब जो है वो necessary नहीं रहा. But to identify the parties, if required under the circumstances, it may be necessary to mention the profession or occupation of a person. जरूरत पड़ जाती है तो वहां पे आपको mention करना है। देखिए आप इस रीड में This agreement of sale executed on date this between AB son of dash 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 residing at address आ गया hereinafter call the vendee of one part and CD son of आ गया resident at dash 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 hereinafter call the purchaser of the other part। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट डीड का। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हमारा जो है डीड का वो क्या है? फोर्थ पार्ट है हमारा रिसाइटल्स। रिसाइटल्स क्या होता है? बेसिकली रिसाइटल्स हमारा होता है एक तरह से एक ब्रीफ के अंदर जो है ना, रिसाइटल्स जो होते हैं हिस्ट्री मतलब बताते हैं डीड की, शॉर्ट फॉर्म में क्या मतलब बताते हैं क्या मोटिव है डीड एंटर करने का। ठीक है, सो रिसाइटल्स कंटेन्स अ ब्रीफ हिस्ट्री और इन शॉर्ट फॉर्म द मोटिव फॉर मेकिंग द डीड। ठीक है, रिसाइटल्स बिगिन विद, मतलब कैसे बिगिन होते हैं रिसाइटल्स? कुछ फैमिलियर वर्ड जैसे वेयर एज द पार्टीज, वेयर एज से ये बिगिन होते हैं। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, हमें क्या बोल रहा है? रिसाइटल्स कंटेन्स द शॉर्ट स्टोरी ऑफ द प्रॉपर्टी, शॉर्ट में जो है प्रॉपर्टी की स्टोरी पूरी बताता है, अप टू इट्स वेस्टिंग इनटू इट्स ट्रांसफरर्स। ट्रांसफरर्स को जब तक वो ट्रांसफर नहीं हो जाता है डीड के अंदर, अभी हम देखेंगे, तब तक जो पूरी स्टोरी है वो रिसाइटल्स बताता है डीड की। केयर शुड बी टेकन दैट रिसाइटल्स आर शॉर्ट एंड इंटेलिजिबल, मतलब वो शॉर्ट में है, समझ आ रहे हैं। रिसाइटल्स में बी ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज नैरेटिव रिसाइटल्स विच रिलेट्स टू द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड। ठीक है, पास्ट की जो उसकी हिस्ट्री है वो बताता है, एंड सेट्स आउट द फैक्ट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स नेसेसरी टू शो द टाइटल एंड रिलेशन टू द पार्टी टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डीड। इसको हम जो है डीड से ही समझते हैं रिसाइटल्स को। देखिए ये जो डीड है हमारी पेज नंबर 34 पे यहां तक हमने देख लिया था डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज, रेजिडेंट एट हियर आफ्टर कॉल द परचेजर ऑफ द, यहां तक हमारा हो गया था। इसके बाद वेयर एज द वेंडर इज द सोल एंड एब्सोल्यूट ओनर, यहां से हमारा रिसाइटल स्टार्ट हो जाता है। Whereas the vendor is the sole and absolute owner of the property, more fully set out in the schedule here under। ये जो है यहाँ से हमारा recital start हो रहा है। And whereas it is agreed that the vendor shall sell and the purchaser shall purchase the said property for a sum of rupees dash 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 free of all encumbrances। तो जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में इसने हमें बता दिया। ठीक है, डीड जो है उसका क्या मोटिव था, क्या पर्पस था, वो भी हमें पता चल गया। ठीक है, तो रिसाइटल्स जो है उसने हमें क्या बता दिया, एक तो ब्रीफ हिस्ट्री बता दी शॉर्ट में प्रॉपर्टी की, किस
मोटिव से जो है डीड बनाई जा रही है वो उसने बता दिया। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखिए, जहां पर ऑपरेटिव पार्ट जो है डीड का ऑपरेटिव पार्ट अनएम्बिगुअस है, मतलब उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, तो रिसाइटल्स वहां पर उनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। वेयर द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ ए डीड इज अनएम्बिगुअस, द रिसाइटल्स हैव नो इफेक्ट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डीड। However, if the operative part is ambiguous, ये ध्यान रखिए, the recitals govern the construction of the deed। अगर ऑपरेटिव पार्ट थोड़ा सा भी ambiguous है तो वहां पर रिसाइटल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अगर ऑपरेटिव पार्ट अनएम्बिगुअस है तो उसका जो है रिसाइटल्स का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर एम्बिगुअस है तो रिसाइटल्स का ही मेजर पार्ट होता है ऑपरेटिव पार्ट ऑफ डीड में, डीड को समझने के लिए। रिसाइटल्स जो है ना, एक एविडेंटरी इंपॉर्टेंस होती है डीड के अंदर रिसाइटल्स की। ठीक है, यहाँ पे हम देखें मॉड्यूल में क्या बोल रहा है। Narrative recitals which relates to the past history of the property transferred and set out the facts and instruments necessary to show the title and relation to the party to the subject matter of the deed as to how the property was originally acquired, कैसे originally acquire करी थी property, and held in what manner it has developed upon the grantor of the transferor। ठीक है, तो कैसे उसने एक्वायर करी थी, कैसे वो ट्रांसफर कर रहा है। द एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड द टाइटल ऑफ द पर्सन शुड बी रिसाइटेड। जो उसका टाइटल है, जो उसका इंटरेस्ट है ट्रांसफर का, उसको पूरा प्रॉपर्ली उसमें बताया जाता है। इट शुड बी रिटन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस। जैसे जैसे इवेंट्स होते हैं वैसे वैसे उसमें जो है रिसाइटल में बताया जाएगा। दिस फॉर्म्स पार्ट ऑफ नैरेटिव रिसाइटल्स। This is followed by inductory recitals which explain the motive or intention behind the execution of the deed। तो सबसे पहले तो एक हिस्ट्री बता देता है, दूसरे में क्या बता देता है कि किस मोटिव से जो डीड है वो एग्जीक्यूट की जा रही है। ठीक है, तो इन द इंट्रोडक्टरी रिसाइटल्स आर प्लेस्ड आफ्टर नैरेटिव रिसाइटल्स। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग सो इज टू पुट द इवेंट्स रिलेटिंग टू द चेंज ऑफ हैंड इन द प्रॉपर्टी, कि अब प्रॉपर्टी का जो हैंड है वो चेंज हो रहा है, तो वो हमें जो है बताया जाता है। तो ये हमारा हो गया फोर्थ पार्ट डीड का, रिसाइटल्स। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा डीड का, देखिए ये बता रहा है, recital generally begins with the words whereas and when there are several recitals instead of repeating word whereas को बार बार रिपीट करने की जगह हम जो है ऐसे भी कर सकते हैं, whereas करके नंबर डाल दे 1 2 3 करके, इस तरह से भी जो है हम लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने देखा ना, अभी तक जो हमने चीजें देखी, ये सारा हमारा नॉन ऑपरेटिव पार्ट में आता था। रिसाइटल्स भी जो है हमारा नॉन ऑपरेटिव पार्ट के अंदर ही कैटेगराइज होता है। ऑपरेटिव पार्ट के अंदर जो है सबसे पहला जो आता है हमारे पास, दैट इज टेस्टिटम। टेस्टिटम जो है वो हमारा ऑपरेटिव पार्ट डीड का यहां से स्टार्ट हो जाता है। टेस्टिटम के अंदर फ्रेंड्स देखिए, टेस्टिटम कहां से स्टार्ट हो रहा है डीड के अंदर, ये जो है हमने देखा था वेयरएज एंड वेयरएज, यहाँ पर आके फ्री ऑफ एनकम्बरेंस, यहाँ आके हमारा जो है डीड का जो नॉन ऑपरेटिव पार्ट था वो हमारा खत्म हो जाता है। इसके बाद यहाँ से जो है हमारा नाउ दिस एग्रीमेंट, यहाँ से ऑपरेटिव पार्ट चालू हो जाता है, और ये जो है हमारा ये टेस्टेटम कहलाता है। नाउ दिस एग्रीमेंट ऑफ सेल विटनेस एज अंडर, ये यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है ना, ये हमारा टेस्टेटम कहलाता है। तो टेस्टेटम जो है वो जो पार्टीज का जो इंटेंशन है उसको इफेक्ट देता है। ठीक है, और इट सेट्स जो डिटेल में जो है हमें बताता है पार्टीज के बीच में जो ट्रांजैक्शन होंगे उसके बारे में हमें डिटेल में जो है टेस्टेटम, या उसको हम प्रीमाइसिस भी कहते हैं, टेस्टेटम और प्रीमाइसिस आगे आप लिख लें। टेस्टम और
रीमाइसिस, टेस्टेटम और रीमाइसिस एक ही चीजें होती हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सो क्या बोल रहा है ये? This is the witnessing clause which refers to the introductory recitals of the agreement, if any, and also states the consideration. Consideration अगर कोई है तो वो भी इसके अंदर आ जाती है, if any, and recites acknowledgement of its receipt. The witnessing clause usually begins with the words now this deed witness. हमने देखा था उधर deed के अंदर, where there are more than one observations to be put in the clause. The words now this deed witness as follows are put in beginning and then paragraphs are numbered. ये देखें आप जो पैराग्राफ हमारा था, now this agreement of sale witness as under, उसके बाद जो हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली टेस्टेटम जो है टेस्टेटम क्या करता है, पार्टीज का जो इंटेंशन है उसके बारे में बताता है, डिटेल में जो पार्टीज का ट्रांजैक्शन जो हो रहा है उसके बारे में बताता है, कैपेसिटी बताता है पार्टीज की किस कैपेसिटी में पार्टीज एक्ट कर रही हैं, एंड पेमेंट एंड रिसिप्ट ऑफ कंसिडरेशन उसके बारे में भी जो है वो बताया जाता है। कंसिडरेशन को जो है अलग से भी हम जो है अलग से भी कैटेगराइज कर सकते हैं। As stated above, consideration is very important in a document and must be expressed. Mention of consideration is necessary. ठीक है। For example, for ascertaining stamp duty payable on the deed under the Indian Stamp Act 1899, उसके लिए consideration का पता होना बहुत जरूरी है, तभी तो आप stamp duty पता करेंगे। There is stipulation of penalty for non-payment of stamps, but non-mention of consideration does not invalidate the document. अगर mention ना भी करी है consideration तो document invalid नहीं होगा, पर non-payment of stamp duty अगर है तो फिर वो invalid हो ही जाएगा। In the absence of mention of the consideration, the evidentiary value of the document is reduced that the document may not be adequately stamped and would attract penalty. अगर आपने consideration mention नहीं करी है, stamp duty pay नहीं करी है, तो उस केस में आपके ऊपर penalty लगा दी जाएगी। Deed के अंदर देखिए कहाँ पर consideration mention की हुई थी, now this agreement of sale witnessed as under, ये देखिए consideration आ गई, the price of the property more fully set out in the schedule here under is fixed at rupees this free of all encumbrances. The purchaser has paid to the vendor this day sum of rupees this, उसने जो अर्नस्ट मनी दिया है, तो यहाँ पर जो हमारी कंसिडरेशन आ जाएगी। एनकम्बरेंसेस मतलब कोई भी उसमें कोई भी डिस्प्यूट नहीं चल रहा है, कोई भी मतलब ताकि जो ट्रांसफर है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे, तो ये मेंशन करना पड़ता है कि इट इज फ्री ऑफ ऑल द एनकम्बरेंसेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंसिडरेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्या है पार्ट, रिसिप्ट। तो रिसिप्ट में क्या बोल रहा है, रिसिप्ट जो होता है ना, इट इज क्लोजली कनेक्टेड विद द कंसिडरेशन। रिसिप्ट जस्ट क्या होता है, एक एक्नॉलेजमेंट होता है कंसिडरेशन का। क्लोजली कनेक्टेड विद द कंसिडरेशन इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द कंसिडरेशन अमाउंट बाय द ट्रांसफर हु इज सपोज टू एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट, ठीक है। देखिए यहां पे डीड के अंदर
ये देखिए आपके मॉड्यूल में 7 पॉइंट देखिए रिसिप्ट वाला, उसके अंदर दिया हुआ है नाउ दिस डीड विटनेस दैट इन परसुएंस ऑफ द अफोरसेड एग्रीमेंट इन एंड इन कंसिडरेशन ऑफ सम ऑफ ₹1 लाख, कंसिडरेशन बताया हुआ है, पेड बाय द ट्रांसफरर टू द ट्रांसफरी बिफोर द एग्जीक्यूशन देयर ऑफ रिसिप्ट ऑफ विच द ट्रांसफरी डज हियर बाय एक्नॉलेज। तो रिसिप्ट जो है वो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है हमारा पार्सल क्लॉज। पार्सल क्लॉज जो हमारा अगला है,